प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचारक विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस बार ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय और इसके राजनीतिक विचार हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने दोबारा जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय समझना है तो आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे। उन्होंने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामाजिक क्रांति को एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण जी ने स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले सक्रिय राजनीति में भाग लिया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी 1920 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ही भारतीय राजनीति में आ गए थे। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1954 में जयप्रकाश नारायण जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और सर्वोदय तथा रचनात्मक कार्यों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रजा समाजवादी पार्टी का जयप्रकाश नारायण जी ने गठन किया था, जिसे 1954 में भंग करके वो सर्वोदय की तरफ आकर्षित हो गए। परंतु तत्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें फिर से भारतीय राजनीति में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि देश नैतिक पतन की ओर जा रहा है। चारों ओर भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला था। कांग्रेस का प्रशासन पर एक छत्र शासन था। राष्ट्रीय हितों की बजाय दलीय हितों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। घूस के बिना कोई काम नहीं होता था। जनता का दमन तथा उत्पीड़न अन्याय द्वारा किया जा रहा था। अनेक युवा विद्यार्थियों का जीवन विनाश के कगार पर खड़ा था और उनका भविष्य अंधकार में था। जनता की कठिनाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गरीबी का दानव मुंह खोले खड़ा था। ऐसे में अंधकार में वातावरण में जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी का खुलकर विरोध किया और विरोधी दलों को इकट्ठा करके जनता पार्टी का गठन किया और पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण किया, जिसे लोकतंत्र की विजय कहा गया और इसलिए जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जयप्रकाश कहा जाने लगा। जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करने से पहले हमें उसके संपूर्ण क्रांति का अर्थ स्पष्ट करना अति आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति का अर्थ है पूर्ण समाज का संतुलित विकास। नारायण जी की संपूर्ण क्रांति का साधारण अर्थ भारतीय समाज तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वर्तमान स्वरूप में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है जिनके द्वारा उनका सर्वोदय संबंधी उद्देश्य प्राप्त हो सके। उनका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक एवं नैतिक क्रांतियों का सामूहिक रूप ही संपूर्ण क्रांति है। जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति किसी एक व्यवस्था से संबंधित नहीं थी कि राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कर दिया तो क्रांति हो गई। जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, नैतिक सभी प्रकार के समूहों की क्रांति थी। इसलिए इसे जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति कहा गया। इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है नैतिक आध्यात्मिक क्रांति। नैतिक आध्यात्मिक क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी ने सबसे पहली बात कही
जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। नारायण जी का विचार था कि इस संसार में मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना किसी मानव के लिए नैतिक पक्ष से शक्तिशाली होना असंभव है। उसके अनुसार भोजन, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं हैं। यदि व्यक्ति के पास ये मूलभूत वस्तुएं नहीं हैं तो वह नैतिकता के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो नैतिकता, अध्यात्मवाद, इन सब चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भूखा पेट और नंगा बदन कभी भी कुछ नहीं सोच सकता। दूसरा इसमें हमारा है भौतिक इच्छाएं अनैतिक बनाती हैं। नारायण जी एक तरफ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को नैतिकता के लिए आवश्यक मानता है, तो दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि व्यक्ति की मूलभूत इच्छाएं सीमित होनी चाहिए। यदि ये इच्छाएं सीमित नहीं होंगी तो व्यक्ति में अनैतिकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं संतुष्ट नहीं है तो व्यक्ति को अनैतिक बनाती हैं, व्यक्ति को भ्रष्टाचार, लोभ, मोह, लालच इत्यादि में डाल देती है। दुनिया की चकाचौंध को देखकर व्यक्ति भी, मेरे पास भी बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि भौतिक इच्छाएं मानव को अनैतिक बनाती हैं। इसमें हमारा दूसरा है सैद्धांतिक एवं बौद्धिक क्रांति। सबसे पहली बात इसमें क्रांति के लिए विश्वास जरूरी। नारायण जी का यह विश्वास था कि किसी का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए क्रांति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक उस क्रांति की आवश्यकता एवं योग्यता संबंधी विश्वास लोगों में न होगा। कोई भी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम उस क्रांति में से ज़्यादा लोगों को न जोड़ें, अपने संगठन को मजबूत न बनाएं। लेकिन इसके लिए लोगों में विश्वास डालना जरूरी है, विश्वास दिलाना जरूरी है कि इस क्रांति से आपका इस प्रकार का परिवर्तन होगा, इस प्रकार का आपका राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान होगा। दूसरा है इसमें हमारा व्यवस्था केंद्रीयकरण पर आधारित। नारायण जी ने क्रांति के लिए इस बात पर बल दिया कि नवीन व्यवस्था अहिंसा व केंद्रीयकरण पर आधारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि राज्य दिन प्रतिदिन शक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो रहा है, जिससे समाज में अहिंसा को बढ़ावा मिल रहा है तथा शासन का विकेंद्रित होना अति आवश्यक है। शासन में जब जब केंद्रीयकरण आएगा तो शासन में निरंकुशता और अवसरवादिता बढ़ेगी। तीसरा इसमें मानसिक परिवर्तन। नारायण जी का विचार था कि संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाना आवश्यक है। यदि लोगों की मानसिकता में वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, वैचारिक प्रभाव नहीं होगा, तो परिवर्तन असंभव है। इसमें हमारा नंबर 3 पॉइंट है सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति में हमारा सबसे पहला है मूल्यों में परिवर्तन। नारायण जी का विचार था कि समाज के केवल बाहरी ढांचे में ही परिवर्तन करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन व्यक्तियों के मूल्यों में हुए परिवर्तन के बिना व्यवहारिक तौर पर उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। यानी कि व्यक्ति के अंदर तक परिवर्तन किया जाना जरूरी है। दूसरा इसमें नागरिक गुणों का विकास। नारायण जी का विचार था कि सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाने के लिए समाज के नागरिकों के गुणों का विकास करना अति आवश्यक है। जब तक नागरिकों में सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया इत्यादि गुण नहीं होंगे तब तक सांस्कृतिक क्रांति को सफल नहीं बनाया जा सकता। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 सामाजिक क्रांति। अब सामाजिक क्रांति की बात करते हैं तो नारायण जी सबसे पहले जाति प्रथा के अंत की बात कहते हैं। नारायण जी सामाजिक क्रांति द्वारा अमानवीय जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। उनका विचार था कि ऐसी प्रथा मनुष्य में भेदभाव तथा सामाजिक असमानता पैदा करती है। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में फैली इस बुराई को खत्म करके एक नए युग का सूत्रपात किया जाए। जब तक भारतीय समाज में इस प्रकार की रूढ़ियों को, इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा
तब तक भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ सकता और इसके लिए जाति प्रथा का अंत किया जाना जरूरी है। एक ऐसी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जिसके द्वारा जाति प्रथा को समाप्त किया जा सके। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं की स्थिति में सुधार। नारायण जी भारतीय महिलाओं के संबंध में बहुत चिंतित थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार संबंधी इत्यादि बुराइयों के प्रति पूर्ण जागरूक थे। उनका मानना था कि यदि इन बुराइयों को समाप्त नहीं किया गया तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिला एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। नारायण जी ने विचार दिया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए एक ऐसी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर से निकालकर बाहर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर लेकर आए। नंबर 5 है शिक्षा संबंधी क्रांति। किसी भी देश की प्रत्येक प्रकार के विकास में शिक्षा संबंधी क्रांति का होना आवश्यक है। अगर भारत के नागरिक या किसी भी राष्ट्र के नागरिक जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक वह राष्ट्र वह देश तरक्की नहीं कर सकता। इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने सबसे पहले वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष संबंधी बात की। नारायण जी ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की क्रांति पर अत्यधिक बल दिया। उनका विचार था कि शिक्षा के द्वारा ही भारतीय नागरिकों को जागरूक किया जा सकता है। वह वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण मानते थे। उनका विचार था कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज की व्यवहारिक सच्चाई के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रति अनदेखी। नारायण जी का विचार था कि वर्तमान में भारत की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है वह उच्च स्तर की नहीं है, क्योंकि शिक्षा की नीति बनाने वाले प्रारंभिक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं देते। नारायण जी प्रारंभिक शिक्षा को ही संपूर्ण शिक्षा का विकास का मूल आधार मानते थे। उनका मानना था कि जब तक हमारी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारी प्रारंभिक शिक्षा उस स्तर की नहीं होगी, तब तक हमारा राष्ट्र विकास नहीं कर सकता, तब तक हमारा नागरिक विकास नहीं कर सकता। इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा राजनीतिक क्रांति। नारायण जी राजनीतिक क्रांति को सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानते थे। उनका विचार था कि यदि राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होता है तो संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य पूरा माना जाएगा, क्योंकि उनका विचार था कि यदि राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही अन्य नारायण जी का मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, ये सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति लाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में दल विहीन लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र इत्यादि सिद्धांत दिए। जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि राजनीतिक में दल नहीं होने चाहिए, क्योंकि दलों ने राजनीति को, भारतीय राजनीति को दलतंत्र बना दिया है। इसमें निरंकुशवाद, अवसरवादिता, परिवारवाद इत्यादि रूढ़ियाँ पनपने लगी हैं। नंबर 7 पॉइंट है इसमें हमारा आर्थिक क्रांति। नारायण जी ने अन्य क्रांतियों के साथ साथ आर्थिक क्रांति पर भी बल दिया है। उनका विचार था कि जब तक भारतीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक वे भारतीय पुनर्निर्माण में सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की बात भी कही। यद्यपि जयप्रकाश नारायण जी एक महान समाजवादी नेता थे, वो पूंजीवाद का विरोध करते थे, लेकिन उनका मानना था कि आर्थिक बदलाव किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक भारतीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक वे विकास नहीं कर सकते, वे भारतीय पुनर्निर्माण में सहयोग नहीं कर सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नारायण जी एक सच्चे देशभक्त थे और उन्हें अपने राष्ट्र व नागरिकों के प्रति गहरा लगाव था। इसलिए उन्होंने वर्तमान की भारतीय व्यवस्था पर चिंतन करते हुए संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया। इसके आधार पर उन्होंने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं
सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण जी का भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता से पहले जितना महत्वपूर्ण योगदान था, उससे कहीं ज़्यादा जयप्रकाश नारायण जी का भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के बाद भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अंत में मैं हमारे आदर्श हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमेश लाल डांडा जी और हमारी पूरी आईसीटी सेल की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।